गरीब की इज्जत एक क्रूर सबक। दिसंबर महीने की कड़ाकेदार सर्दी ने हवा को चाकू-सा तीखा बना दिया था। सुबह की पाली में पड़ी पाला जैसे सफेद चादर बिछा रहा था। घर के भीतर भी ठंडक कंपकंपा देती थी। रमन गद्दी पर कुंडली मारे किताबों में डूबा हुआ था। मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं थी और वह पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहा था। उसकी सांसों से निकली भाप किताब के पन्नों को थोड़ा नम कर रही थी। तभी उसकी माँ शाल ओढ़े कमरे में आई। रमन, ये लो 4,000 रुपए। उन्होंने नोटों का एक बंडल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये गुप्ता अंकल को दे देना। उनका काम पड़ा है। मैं जरूरी सामान लेने बाजार जा रही हूँ। रमन ने बिना नजरें उठाए हाँ कहा और नोटों को किताबों के ढेर के नीचे दबा दिया ताकि बाद में आसानी से निकाल सके। माँ जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर बाद सविता आई। वह हफ्ते में 2 बार घर की सफाई करने आती थी। गरीबी उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। कपड़े फटे पुराने। उसकी आंखों में हमेशा एक थकान और किसी गहरे दर्द की छाया रहती थी। बिना कुछ बोले वह झाड़ू पोछा लगाने में जुट गई। रमन पढ़ाई में इतना मग्न था कि उसकी तरफ देखा तक नहीं। सफाई खत्म कर सविता चुपचाप चली गई। करीब 2 घंटे बाद गुप्ता अंकल पैसा लेने पहुंचे। बेटा रमन, माँ ने पैसे दिए थे ना? रमन ने आत्मविश्वास से हाँ कहा और किताबों के ढेर के नीचे हाथ डाला। कुछ नहीं मिला। उसका चेहरा फक्क पड़ गया। उसने किताबें उठानी शुरू की। बिस्तर उधेड़ा, मेज के नीचे झांका, कोने कोने छान मारा। गुप्ता अंकल भी मदद करने लगे। मिनट बीतते गए, पसीना छूटने लगा, लेकिन 4,000 रुपए का कहीं नामोनिशान नहीं था। वे रुपए जैसे हवा में विलीन हो गए थे। माँ के लौटते ही हड़कंप मच गया। पैसे गायब। पहली निगाह सविता पर ही गई। उसकी गरीबी, उसका चुपचाप आना जाना, सब उसके खिलाफ गवाही देते लगे। वही होगी। उसके सिवा और कौन? माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत सविता को बुलवाया। सविता डरी समी लौटी। उसकी आंखों में सवाल था। कहाँ छिपाए हो वो रुपए? माँ ने झल्लाकर पूछा। सविता ने भोलेपन से सिर हिलाया। मैंने तो रुपए देखे भी नहीं दीदी। मैंने बस सफाई की और चली गई, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ। आरोपों की बौछार शुरू हो गई। चोरी करके अमीर बनोगी? मेहनत से कमाया करो। गुप्ता अंकल का स्वर भी कठोर था। पूछताछ बढ़ती गई। गालियों का दौर शुरू हुआ। फिर एक पल आया जब गुस्से और शक में अंधी हुई माँ ने जबरदस्ती सविता की साड़ी के पल्लू से लेकर ब्लाउज तक खंगालना शुरू कर दिया। सविता की आंखों से मानो सारा रोष और अपमान आंसू बनकर बह निकला, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसकी गरीबी और बेपसी उस पर हावी थी। तभी जबरन खोज के दौरान सविता के फटे पुराने बैग से 8-10 पैकेट सस्ती बीड़ी के बाहर आ गिरे। यह देखते ही सबका शक पक्का हो गया। देखा, यही सब पैसा उड़ा रही है इस बीड़ी पर। कहाँ छिपाए हैं रुपए? सविता फूट फूट कर रोने लगी। ये मेरे पति के हैं। मैंने नहीं चुराए। वादा करती हूँ। लेकिन अब कौन सुनता? चोर, बदनाम जैसे शब्द उस पर बरसाए गए। सविता का सिर शर्म और ग्लानि से झुक गया था। बिना किसी सबूत के, सिर्फ गरीबी और बीड़ी के पैकेटों के आधार पर उस पर चोरी का दोषारोपण कर दिया गया। पैसे नहीं मिले, लेकिन सविता की इज्जत उसी घर में मिट्टी में मिला दी गई। वह रोती हुई, टूटी हुई लौट गई। मार्च आया। परीक्षाएं हुई। जुलाई में परिणाम आया। रमन ने पूरे स्कूल में प्रथम स्थान हासिल किया। खुशी का वातावरण था।
अब पुरानी किताबों और कापियों को हटाने का समय आया। रमन अपनी अलमारी साफ कर रहा था। तभी एक ढेर हटाते समय उसकी नजर कुछ कागज के टुकड़ों पर पड़ी जो किताबों के सबसे नीचे चिपके हुए थे। उसने उन्हें खींचकर निकाला। उसके हाथ कांप उठे। वे 4,000 रुपए थे। शायद उस दिन झटके से किताबें रखते समय वे सर कर सबसे नीचे दब गए थे। रमन का दिल धक से रह गया। सच्चाई का भयानक सदमा उसे लगा। उसकी आंखों के सामने सविता का अपमानित चेहरा तैर गया। वह दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा, रुपए हवा में लहराते हुए। माँ, पैसे मिल गए। ये किताबों के नीचे थे। हमने सविता को, उसकी आवाज भर्रा गई। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। शर्म और पछतावे से उनकी आंखें डबडबा आईं। रमन ने फौरन पूछा, सविता आंटी, उसका क्या हुआ? कहाँ है वो? माँ ने दुखी स्वर में बताया, बेटा, तबीयत खराब रहने लगी थी उसकी। वो दिन, उस घटना के बाद उसने आना ही बंद कर दिया। कहा जाता है बहुत बीमार पड़ गई थी। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना देर किए सविता के घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला एक अजनबी आदमी ने, जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। सविता आंटी, वो? रमन ने हांफते हुए पूछा। आदमी ने बिना किसी खास भाव के, बल्कि एक तरह की कड़वी निर्ममता से जवाब दिया, ओह, वो चोर? अच्छा ही हुआ जो भगवान ने उस बदनामी के जीवन से छुटकारा दिला दिया। महीनों पहले चल बसी। मैंने दूसरी शादी कर ली है। उसने दरवाजा बंद करने का इशारा किया। रमन वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया, जैसे उसके सिर पर बिजली गिर पड़ी हो। सविता मर चुकी थी। उसकी निर्दोषता का प्रमाण तो मिल गया था, लेकिन माफी मांगने का मौका हमेशा के लिए खो चुका था। उसके झूठे आरोप, उसका अपमान, उसकी गरीबी पर की गई चोरी की तोहमत, ये सब उसकी यादों में जहर बनकर घुल गए। वह अपने पैरों को घसीटता हुआ घर लौटा। उसका हर कदम पश्चाताप की जलती अंगारों पर चलने जैसा था। सविता की रोती हुई आंखें उसे सताने लगी। उस एक झूठे आरोप ने न सिर्फ एक निर्दोष औरत की जिंदगी तबाह कर दी, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी याद को बदनामी के धब्बे से दागदार कर दिया। आज 40 साल बीत चुके हैं। रमन सफल व्यक्ति है, पर उसके मन में सविता के लिए एक गहरा, कभी न भरने वाला घाव है। वह माफी, जो उसके होठों पर आकर रुक जाती थी, आज भी उसके दिल में दबी हुई है। कई बार वह उस कब्रगाह की ओर मुड़ता है, जहां सविता शायद आराम कर रही है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ पाते। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य ताजा हो आता है, सविता का अपमान, उसका रोता हुआ चेहरा, और उसके पति का वह कठोर वाक्य, उस चोर को भगवान ने अपने पास बुला लिया। उस दिन खोए हुए पैसे तो मिल गए, लेकिन एक इंसान की इज्जत और एक बच्चे का विश्वास हमेशा के लिए खो दिया गया। वह माफी, जो कभी नहीं कही जा सकी, आज भी उसके हृदय में एक अधूरी, दर्द भरी गूंज बनकर रह गई है, एक अनकहा दर्द